हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारा 19 अप्रैल का इनसाइट करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी नोट्स। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक देखिए। पहला टॉपिक है जो वो है जीएस पेपर 1 से। विषय क्या है जिसका? यूनिट भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू इसमें शामिल होंगे। ठीक है। तो न्यूज़ क्या है? रामानुजनाचार्य, मतलब इनका जो है 18 अप्रैल 2021 को इनकी जयंती मनाई गई 1004। इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में 1017वीं ईस्वी में। ठीक है। इन्हें जो है वैष्णववाद दर्शन का सबसे सम्मानित आचार्य भी माना जाता था। इन्हें जो है दूसरा इनका नाम क्या था? इलाया पेरुमल, जिसका अर्थ होता है प्रकाशमान। इनके भक्तिवाद के दार्शनिक तत्वों से भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है। भक्ति आंदोलन आपने पढ़ा होगा। ये वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्टता द्वैत, मतलब ये देखेंगे अभी क्या है विशिष्टता द्वैत, इसके प्रवर्तक के रूप में जो है ये प्रसिद्ध थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता पर भाष्य जैसे कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। ठीक है। इनकी सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। विशिष्टता द्वैत ये क्या होता है? यह वेदांत दर्शन की एक अद्वैतवादी परंपरा है। अद्वैतवादी मतलब जैसे यूनिक बोलते हैं ना हम, जिसके जैसा और कोई नहीं होता। ठीक है। तो ये वेदांत दर्शन की एक यूनिक जो है परंपरा है। यह सर्वगुण संपन्न परंपरा का अद्वैतवाद है। सर्वगुण संपन्न, जिसमें मात्र ब्रह्म का अस्तित्व माना जाता है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति विविध रूपों में होती है। ठीक है। इसे परिमिति वेदांत अथवा सर्वगुण संपन्न अद्वैतवाद अथवा या योग्य गैर द्वैतवाद या गुणसूचक अद्वैतवाद के रूप में वर्णित किया गया है। इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है। वेदांत दर्शन की इस परंपरा यह मानती है कि संपूर्ण जगत की जो विविधता है, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं अथवा बहुरूपता एक ही मूलभूत सत्ता में समाहित होती है। जैसे बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मतलब सब कुछ ब्रह्म ही होता है। ब्रह्म एक ही चीज़ को मानते हैं। आत्मा परमात्मा को एक ही माना जाता है इसमें। ठीक है। अगला टॉपिक देखते क्या है। जीएस पेपर 2 से है अगला। भारतीय संविधान ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। तो इसमें टॉपिक क्या है? गोवा की नागरिक संहिता, गोवा सिविल कोड। हाल ही में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एस ए बोबड़े, उन्होंने हाल ही में गोवा की समान नागरिक संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी सराहना करते हुए इसे लागू करने वाला एकमात्र राज्य बताया। ठीक है। सिर्फ गोवा में ये लागू है। और बुद्धिजीवियों से गोवा की समान नागरिक संहिता का गंभीरता से अध्ययन करने का आग्रह भी किया। गोवा की समान नागरिक संहिता के बारे में अगर हम देखें तो जो पुर्तगाली थे, जो सबसे लेट जो है गोवा ही आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। गोवा की पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 मूलतः पुर्तगाली द्वारा बनाया गया एक विदेश संहिता कोड है। ठीक है। संहिता या कोड है। गोवा की नागरिक संहिता सिविल कोड के 4 भाग है इसके। पहला, नागरिकों की धारण शक्ति, अधिकारों का अधिग्रहण, संपत्ति का आधार और अधिकारों और उपचारों का उल्लंघन, ये इससे संबंधित है। ठीक है। इसकी शुरुआत जो की थी वो किस नाम से होती है? इसकी शुरुआत गॉड और डोम लुइस, पुर्तगाल के राजा, और अल्गार्वे, ठीक है, इस नाम से इसकी संहिता की शुरुआत होती है। यह संहिता जो है गोवा, दमन और दीव प्रशासन अधिनियम 1962 की धारा 5(1) के कारण अभी भी लागू है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत इसी समय पर मतलब ये जो है आज़ाद हुआ था। 1961 और 2 में हुआ था। एक बार देख लेना गूगल पे। 61 या 2 में ये आज़ाद हुआ था सबसे लेट। अभी भी लागू है। इस अधिनियम के तहत गोवा की नागरिक संहिता को जो है जारी रखने की अनुमति दी गई है। संबंधित संवैधानिक प्रावधान जैसे कि अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि जो डीपीएसपी है, नीति निदेशक जो सिद्धांत है, वो प्रकृति में केवल दिशा निर्देश है। मतलब ये किसी भी राज्य पे जो है प्रवर्तनीय नहीं है। इनको जो है इनका पालन करना अनिवार्य नहीं होगा। ठीक है। मर्जी या पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। देश में एक जो है समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक
समान सिविल संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 44 में ये कहा गया है। अगला आर्टिकल है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस, जो कि विषय क्या है इसका, यूनिट क्या है, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं, मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट, इसमें हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है किस दिन मनाया जाता है, 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं पुरातत्व स्थल दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के रूप में इसे घोषित किया गया है। कई देशों में इस दिन को जो है विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में भी मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इस वर्ष के जो विश्व विरासत दिवस है उसका विषय क्या रहा है, मिश्रित भूत, मतलब जो पास्ट हमारे चला गया, जो कॉम्प्लेक्स पास्ट और विविधतापूर्ण भविष्य है, मतलब डाइवर्स फ्यूचर। वैश्विक स्तर पर इस दिवस को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद, आइकोमोस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट, इसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, विश्व विरासत स्थल है क्या, जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त स्थल होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में भी हैं, अभी नीचे हम देखेंगे 38। विश्व धरोहर के रूप में वर्गीकृत स्थलों को यूनेस्को मानवता के लिए महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि ये स्थल क्या है, सांस्कृतिक और भौतिक रूप से क्या है, इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। विश्व धरोहर स्थलों की सूची यूनेस्को की जो विश्व विरासत समिति है उसके द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा तैयार की जाती है। ठीक है, इनकी जो सूची तैयार की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा। इस समिति में जो यूएन असेंबली होती है, जनरल असेंबली, यूएन संयुक्त राष्ट्र महासभा, उसके द्वारा निर्वाचित यूनेस्को के 21 सदस्य देश शामिल होते हैं। प्रत्येक जो विश्व धरोहर स्थल है जहाँ वह अवस्थित होता है उस देश के वैज्ञानिक क्षेत्र का भाग होता है और यूनेस्को द्वारा उसके संरक्षण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित में माना जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा उसका संरक्षण किया जाता है। विश्व विरासत स्थल के लिए अर्हता है, मतलब उसके लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित होने के लिए किसी स्थल को पहले से ही भौगोलिक एवं ऐतिहासिक रूप से विशिष्ट होना चाहिए, सांस्कृतिक या भौतिक महत्व वाले स्थल के रूप में अद्वितीय होना चाहिए और विश्व स्थल चिन्ह अथवा प्रतीक के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए। भारत में विश्व विरासत स्थल की अगर बात देखें तो टोटल विश्व में जो है 1121 है, उसमें से 38 कहाँ पे है, भारत में अवस्थित हैं। इसमें से 30 धरोहर स्थलों को सांस्कृतिक और 7 को प्राकृतिक विरासत स्थल और उसके अलावा एक जो है स्थल खांगड़चेड़-जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको मिश्रित विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो लेटेस्ट जो लास्ट में सबसे अभी सम्मिलित हुई थी वो 2019 में जयपुर सिटी को 38वां विश्व धरोहर स्थल द्वारा घोषित किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक सूची में सांस्कृतिक कितनी है, 30। अब तक भारत की तुलना में केवल जो है इन देशों में सबसे इस भारत से ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है, चीन, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस। अगला जो टॉपिक है वो है जीएस पेपर 3 से संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। न्यूज़ क्या है, राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट, नेशनल क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। तो हाल ही में जो डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उसके द्वारा जो राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता है, जो राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन, इसकी रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, जिसका शीर्षक क्या है, उभयनिष्ठ रूपरेखा के माध्यम से भारत में अनुकूलन योजना तैयार करने हेतु जलवायु भेद्यता आकलन। ठीक है, ये इसकी वो है, शीर्षक है इस रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट में जो है वर्तमान जलवायु संबंधी जोखिम और भेद्यता के प्रमुख चालकों के लिहाज से भारत के सबसे संवेदनशील राज्यों और जिलों की पहचान की गई है। ठीक है, संवेदनशील राज्य की, जो कि सबसे ज़्यादा जो है ईस्ट में निकले हैं संवेदनशील राज्य। रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील राज्यों के रूप में झारखंड, मिजोरम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल को चिन्हित किया गया है, जो कि पूर्वी हिस्सों में इसमें सबसे ज़्यादा राज्य हैं जो संवेदनशील हैं। उसके बाद भेद्यता आकलन की आवश्यकता है क्यों, तो इसकी आवश्यकता क्यों है, इससे क्या होगा, जो जलवायु से संबंधित जो भी कार्रवाई करनी है भारत में, जैसे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे जो संवेदनशील राज्य होंगे उसमें जब कोई भी हम अगर एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ मामला होगा उसमें कोई भी डिसीज़न लेंगे तो हम
हमें पता होगा कि वो एरिया कितना जो है मतलब जलवायु को रोक सकता है या फिर कितना जल्दी से उसमें परिवर्तन आ सकता है, तो हम उस हिसाब से उसमें डिसीज़न लेंगे। उसके अलावा नीति निर्माता जो होंगे उस एरिया में, अगर कोई भी नीति बनाएँगे हम, तो उसमें भी इससे मदद मिलेगी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के लिहाज से कमज़ोर समुदायों को इससे लाभ पहुँचेगा। उसके बाद इन आकलनों का उपयोग पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित जो योगदान होगा, उससे जुड़ी भारत की रिपोर्टिंग के लिए भी किया जा सकता है। और अंत में जो है भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जो होगी, इनको भी इससे हेल्प मिलेगी हमें। अगला टॉपिक भी जीएस पेपर 3 से है, जिसकी यूनिट क्या है, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो कैरिबियाई ज्वालामुखी से उत्सर्जित CO2 जो सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2, उसके भारत पहुंचने की पुष्टि, ठीक है। कैरिबियाई देश क्षेत्र है कहाँ पे, ये देखिए अमेरिका का ये एक रीजन है, यहाँ पे ये पड़ता है, ठीक है, जो कि कैरिबियाई सी है। इसके चारों तरफ के छोटे जितने भी एरिया हैं, ये सारे देश है इसमें, 16 कंट्रीज़ है इसमें, छोटी छोटी। तो ये सब क्या है, कैरिबियाई एरिया कहा जाता है। तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी फटने की वजह से जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड इंडिया के मतलब नॉर्थ साइड में पहुँचने की आशंका जताई जा रही है। हाल में जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने पुष्टि की है कि जो कैरिबियाई क्षेत्र है उसमें हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट, जिसका नाम क्या था, ला सोफ्रिएरे वोल्केनो, इससे उत्सर्जित होने वाली जो सल्फर SO2 है, वो 16 अप्रैल 2021 को भारतीय वायुमंडल में पहुंच चुकी है, ठीक है, जिससे देश की उत्तरी भागों में प्रदूषण स्तर बढ़ने और जो एसिड रेन होती है उसकी आशंका तीव्र हो गई है, ठीक है। ये कैसे मतलब वो हो गया एसिड रेन, पृथ्वी के जो वायुमंडल की दूसरी परत है, समताप शोभ मंडल के ऊपर क्या, समताप मंडल, उसमें भी सल्फेट के एरोसोल कणों के पहुंचने संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के जो पूर्ववर्ती कण होते हैं, संभवतः इसी वजह से जो है कण भारत तक पहुँचे और इनके दक्षिण पूर्व एशिया के वायुमंडल तक पहुँचने की भी संभावना जताई जा रही है। प्रभाव और निहितार्थ। प्रभाव क्या होगा, जो समताप मंडल है उसमें ज्वालामुखी अंतःक्षेपण का सबसे महत्वपूर्ण जलवायु प्रभाव, जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका सल्फ्यूरिक एसिड में रूपांतरण होगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड से क्या होगा, समताप मंडल में तेज़ी से संघनित होगा वो, और उसके सल्फेट के एरोसोल कणों का निर्माण करेगी, ठीक है। एरोसोल जो कण होंगे सौर विकिरण के वापस अंतरिक्ष में होने वाले परावर्तन को तीव्र कर देंगे, मतलब जो सनरेज होगी, सूर्य की किरणें, वो आएंगी और यहाँ पे इससे एरोसोल से टकरा के वापस चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, जो नीचे का इसके समताप मंडल के नीचे क्षोभ मंडल है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड के अगर स्रोत की बात करें, तो जितने भी जीवाश्म ईंधन का दहन है, जो वायु विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक कारखानों में होता है, इससे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में इंक्रीजमेंट मतलब बढ़ जाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन के छोटे स्रोतों में अयस्कों में धातु निष्कर्षण जैसी औद्योगिक प्रक्रियाएं, प्राकृतिक स्रोत जैसे ज्वालामुखी और रेल इंजन, जहाज और अन्य वाहक और अधिक मात्रा में जो सल्फर होता है, सल्फर युक्त ईंधन होता है, उसका दहन करने वाली भारी उपकरण आदि शामिल हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ प्रीलिम्स फैक्ट है। डिस्क फुटेड चमगादड़, मतलब डिस्क मतलब यहाँ पे उसका आंतरिक जो पंजा होता है वो चिपचिपा होता है, तो उसको हाल ही में देखा गया है कहाँ, मेघालय के लाइलार्ड क्षेत्र में, ठीक है, पहला चमगादड़ देखा गया है ये डिस्क फुटेड जो चमगादड़ है, जिसका नाम क्या है, यूडिस कॉपस डेंटिकुलस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, जो म्यांमार के अपने निकटतम ज्ञात निवास स्थान से लगभग 1000 किलोमीटर पश्चिम में स्थित नोंग खिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य, उसके निकट मेघालय के लाइलार्ड क्षेत्र में डिस्क फुटेड बैट देखा गया, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, जो मेघालय में चमगादड़ों की संख्या अब टोटल 66 हो गई है, जो भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक है, मेघालय, ठीक है। इससे भारत में पाई जाने वाली चमगादड़ प्रजातियों में एक और प्रजाति बढ़ी है, मतलब ये पहला डिस्क फुटेड बैट देखा गया है, तो एक प्रजाति बढ़ गई और नंबर ऑफ बैट जो है वो 66 हो गया है। ये इसकी फ़ोटो है। चालिस्तान मरुस्थल, यहाँ पे मतलब जो वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार किया गया, मतलब फ़ोटो वगैरह शेयर किया, भी अगले पेज पे देखेंगे। पाकिस्तान में ये कहाँ है, पाकिस्तान में अवस्थित है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज्य पक्षी है, ठीक है, और भारत का सर्वाधिक गंभीर रूप से लुप्तप्राय पक्षी भी माना जा रहा है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी आबादी राजस्थान में 100 से कम है, और मतलब 100 से कम है, और ये पूरे इंडिया की 95% जो प्रजाति है वो यहीं पे है, ठीक है। तो एक दो और होंगे जो बाहर हैं, कुछ होंगे, एक या दो बस। उसके बाद इसे IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
1994 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किंतु इन बड़े पक्षियों को अस्तित्व के लिए लगातार खतरे को देखते हुए इसे जो है 2011 में गंभीर रूप से संकटग्रस्त की श्रेणी में शामिल किया गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे फ़ोटो दिखा रखी है इन्होंने शिकार करके फ़ोटो शेयर की। राजस्थान में जो वन्यजीव अधिकारियों द्वारा एक लंबी बहस के बाद वर्ष 2019 में देहरादून स्थित वन्यजीव संस्थान द्वारा निष्पादित परियोजना के माध्यम से राजस्थान के जो डेजर्ट नेशनल पार्क है DNP है, उसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कैप्टिव प्रजनन की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, उसके बाद टिकी विन्यास ये एक तरह का जीवाश्म वो है, कशेरुकी की जीवाश्म हैगा, मतलब एक तरह का ये पहाड़ है जिसके अंदर से हमें जो है ये डायनासोर वगैरह के अवशेष प्राप्त हुए थे। टिकी विन्यास MP में मध्य प्रदेश में पाया गया एक ट्राइसिक भूगर्भिक काल के अंतिम दौर का एक विन्यास है। यह कशेरुक जीवाश्म का एक खजाना है। जीवाश्म के इस खजाने में डायनासोर के अवशेष पाए गए हैं, हालांकि इनमें से अभी तक किसी भी विशिष्ट प्रजाति का निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, चर्चा का कारण क्यों है? मध्य प्रदेश में जो टिकी फॉर्मेशन या विन्यास है कशेरुकी जीवाश्मों का एक खजाना है, जिसमें लगभग 220 मिलियन साल पहले जीवित रहने वाला एक प्रजाति और सिनाडोन प्रजाति के 2 जीन्स और छोटे चूहे जैसे जानवर आदि के जीवाश्म पाए गए हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही है, ख़त्म हो गया यहाँ पे, छोटा ही था आज काफ़ी। तो ठीक है, अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, और बस उसके बाद देखता हूँ मैं शाम में जो है PT 365 का भी एक सेकंड पार्ट अपलोड करता हूँ। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।